जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे चैप्टर में। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? जब हम समुद्री जल या फिर नमक में विद्युत प्रवाहित करते हैं हमें क्लोरीन मिलता है, और यही क्लोरीन को जब हम बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो चलिए आइए पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? जब हम समुद्री जल या नमक में विद्युत अपघटन करते हैं क्लोरीन गैस मिलती है, जिसे बुझे हुए चूने के साथ बुझे हुए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह कैसे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2H2। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और ये हमारा जल निकल गया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। समुद्री जल में विद्युत अपघटन कराया, उसमें क्लोरीन निकला, क्लोरीन को क्या किया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ होता है क्या? बुझा हुआ चूना होता है। बुझे हुए चूने के साथ अपक्रिया कराया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या निकल गया? आपका जल। इसमें कुछ भी समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण को। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण को। विरंजक चूर्ण का उपयोग हम करते हैं कपड़े धोने में, यानी कि जहाँ भी गंदगी एवं बदबू होता है वहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। जैसे कि आप कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम सूती एवं लिनन कपड़े को सफ़ेद करते हैं, और इसका रासायनिक उद्योग में भी होता है, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में हम विरंजक चूर्ण को एक ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा पीने के पानी के
यानी पीने के पानी को शुद्ध बनाते हैं, यानी उसे कीटाणु रहित बनाते हैं, तो हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कुएं के पानी को शुद्ध बनाने में, सूती व लिनन कपड़े को सफेद करने में एवं रासायनिक उद्योग में उसको ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करते हैं। आइए हम इसे लिखते हैं, आप हमारे साथ लिखिए। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग में कपड़ा उद्योग में। सूती व लिनन कपड़े को सफेद करने में, यहाँ आप लिखेंगे क्या, सूती व दोस्तों विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़े उद्योग में सूती व लिनन कपड़े को सफेद करने में करते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक उद्योग में। यहाँ पर आप लिखिएगा रासायनिक उद्योग। ऑक्सीकारक के रूप में आप जानते हैं कि विरंजक चूर्ण में ऑक्सीजन होता है जो कि पदार्थों का ऑक्सीकारक करवाता है। और क्या होता है, और होता है पीने के पानी, यानी कुएं में जो डाली जाती है दवा वह विरंजक चूर्ण होती है। यहाँ आप लिखेंगे पानी को कीटाणु रहित बनाने में। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा। आप लोग देखते हैं जितने भी जैसे कचौड़ी, केक, ये सब चीज़ें जो फूले फूले और मुलायम होती हैं, ये सब चीज़ें बेकिंग सोडा से ही होती हैं। क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे मिलता है। अब बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड के द्वारा साल्वे प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पूछेंगे आप, भैया साल्वे प्रक्रिया क्या होती है, तो हम बताते हैं साल्वे प्रक्रिया क्या होती है। पहले तो सोडियम क्लोराइड होता है और अमोनिया का घोल जिसमें H2O यानी जल और क्लोरीन होती है। इनसे क्या बनता है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड। तो आइए हम पहले आपको साल्वे प्रक्रिया की क्या बता देते हैं, आपको समीकरण दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने बताया आपको सोडियम क्लोराइड से बनता है क्या, बेकिंग सोडा। इसको हम अमोनिया के घोल में यानी H2O और प्लस इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, अमोनिया। अब यहाँ पे हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस
अमोनिया क्लोराइड, इसे हम कहते हैं साल्वेज प्रक्रिया। क्या? इसे हम साल्वेज प्रक्रिया कहते हैं। इसे साल्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने, इसे सबसे पहले साल्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो ये हो गई हमारी साल्वे प्रक्रिया। और इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि यानी सोडियम क्लोराइड से हम साल्वे प्रक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप? खाने में। हमने आपको बताया कि केक और कचौड़ी को फुला फुला एवं मुलायम बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो लिख लीजिए हमारे साथ आप, सोडियम क्लोराइड को सॉल्वे प्रक्रिया, सॉल्वे प्रक्रिया से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बेकिंग सोडा लिखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा को NaCl मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के सॉल्वे प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। या फिर ऐसे ही आप लिखिए, बहुत ही सही है। और ये है हमारा क्या रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड को हमने अमोनिया के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और हमने क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे आप कहते हैं। और ये है अमोनिया क्लोराइड। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। खाने वाले सोडा में जो आपको इतना बड़ा एनसीईआरटी में दे दिया गया है, इतना कुछ बहुत ही शॉर्ट में है कि इसमें जो भी केक वगैरह को फुला और मुलायम बनाता है वह क्या करता है, पहले तो बेकिंग सोडा है आप मिलाते हैं तो आपको मिलता है इसे हीट। जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसे गर्म करके ही बनाते हैं, तो इसे हीट करने पर यह सोडियम कार्बोनेट देता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और H2O देता है। तो यह जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, असलियत में यही आपके केक को, कचौड़ी को फुलाता है और मुलायम बनाता है। तो हम जब भी खाने में बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो वह ऐसे प्रक्रियाओं में टूट जाता है। खाने में जल होता है और यह भी जल में टूट जाता है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल की थोड़ी सी मात्रा और बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि आपके केक में और उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, कचौड़ी में जो कि फूल जाता है और मुलायम बन जाता है। इसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का भी अपना एक उपयोग होता है, वह भी उसमें मतलब कि आपके सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह भी खाने में रहता है। इसलिए ज़्यादा बेकिंग सोडा वगैरह का यूज नहीं करते हैं, नहीं तो आपको इफेक्ट पड़ता है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो मान लो आपके यूज में आ गई, लेकिन इस चीज़ को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक होती है, लेकिन उससे पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट भी हानि पहुँचाएगा। इसलिए बेकिंग सोडा वगैरह को ज़्यादा ना खाएं, आप कम मात्रा में बहुत ही अच्छे स्वाद के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसको हम लिख के लाए हैं, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग हमने आपको बता दिया है। और आपके टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये लिख के आया, हमने आपको यह समझा दिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, यार नहीं हो पाया फिर। तो ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा के उपयोग को हमने यहाँ पर लिख के लाया है आपके टाइम को बचाने के लिए। आपके टाइम को बचाने के लिए आपको मैंने यह समझा दिया है। चलिए आइए फिर से बता देते हैं क्या है बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में इसमें बेकिंग सोडा खाने का कोई अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, तभी तो यह खाने में उपयोग होता है, खाने का अम्ल। और अम्ल के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड या गैस निकालती है, जिससे केक व पकवान को फुलाती है व मुलायम बनाती है। और एंटासिड में, एंटासिड क्षारीय होता है, यानी कि बेकिंग सोडा भी क्षारीय होता है। और दोनों के जब मतलब बेकिंग सोडा को एंटासिड में मिलाते हैं तो एंटासिड को हम जब पेट ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें हम यूज करते हैं। एंटासिड का उपयोग हम जब पेट ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा। आप बोलेंगे भैया धोने का सोडा क्या, जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं। वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है आप लोग जानते हैं? जो अभी हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, उसी को क्रिस्टलाइजेशन करके हम बनाते हैं धोने का सोडा। और क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। तो इसका असली नाम है भैया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटा। इसका असली नाम जो होता है वह होता है, यहाँ पर लिखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटा। यहाँ पर अगर 10 की जगह 5 होता तो हम बोलते पेंटा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में है। यह बनता कैसे है आप देखिए, यह बनता कैसे है। यह बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो कि हमारा बेकिंग सोडा था, उसे हमने गर्म पानी में मिलाया। गर्म पानी में मिलाया तो हमको मिला या किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि कमरे के ताप पर हमने इसको ठंडा किया। पहले इसको गर्म पानी में मिलाया, किसको? बेकिंग सोडा को। आप जानते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के बाद हम गर्म पानी में बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। गर्म पानी जो होता है उसका 10 H2O होता है पानी का, मतलब कि 10 अणु होते हैं पानी के। तो उसे मिलाते हैं और उसे फिर हम कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। जितना कमरे का ताप होता है उतना ठंडा करते हैं। तो वह ठंडा होके क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि वॉशिंग पाउडर। यह है वॉशिंग पाउडर। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ गया होगा। इसमें आप यह लिखिए कि यह एक क्या है, और यह भी एक क्षारीय लवण। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह भी एक, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षारीय था इसलिए यहाँ पर भी आ गया। यह भी एक क्षारीय लवण यानी अल्कलाइन साल्ट है। यह इसका सूत्र है।
यह इसका सूत्र है और यह क्या है, और इसका असली नाम है, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए। तो ये यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यह भी एक क्षारीय लवण है, फिर आप लिखेंगे इसका असली नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटा है, फिर इसके सूत्र आप लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप इसका सूत्र, इसका असली नाम लिखने के बाद आप इसका सूत्र लिख देंगे। इसका सूत्र क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटा, क्योंकि गर्म होने पर इसके कुछ मतलब कि मात्रा पानी की कम हो जाती है, लेकिन अणु 10 ही रहते हैं। मात्रा कैसे कम होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला काट देना। तो आप यहाँ से लिखना करेंगे, आप जब पेपर में लिखेंगे या फिर आप मेरे कॉपी में लिखिए तो आप पहले इसका ये लिखिए, इसका सूत्र जो मैंने नीचे लिखा है, इसका सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटा है, इसका असली नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटा है, यही है, तो इसका असली नाम भी यही है। फिर यह भी एक क्षारीय लवण है और यह बनता कैसे है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म पानी में, यहाँ पर लिखिए आप, गर्म H2O में मिलाते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेटा, जिसे हम वॉशिंग पाउडर या फिर धावन सोडा कहते हैं, जिसे डिटर्जेंट पाउडर भी कहते हैं। आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आप पहले नीचे से लिखना शुरू करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यह बनता कैसे है, यहाँ पर ऐसे, यह बनता कैसे है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया। बनता कैसे है, तो यह ऐसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद ये सब चीजें हैं, आप लिख लेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं धोने के सोडे का उपयोग। आइए अब हम पढ़ते हैं धोने के सोडे का उपयोग। आप कहेंगे भैया धोने के सोडे का उपयोग आप हमें क्यों बता रहे हैं, हमें क्या मालूम नहीं है कि इससे कपड़ा धुला जाता है। अरे हाँ, मालूम है आपको, इससे कपड़ा धुला जाता है, लेकिन इसका उपयोग कागज व साबुन के जो है कारखानों में भी उपयोग होता है। अब आपको समझ में आया कि इसका उपयोग हम क्यों बता रहे हैं। तो कौन कौन से उपयोग हैं, पहले आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं, लिख लीजिए, कांच साबुन और धोने के सोडे का उपयोग, कांच साबुन और क्या होता है, बोरेक्स और पहले आप
बोरेक्स और तो आपके एग्जाम में जब आएगा धोने के सोडे का उपयोग, तो आप ये सब चीजें लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, कांच, साबुन और कागज के उद्योग में करते हैं। यानी जहाँ कांच बनता है, साबुन बनता है, कागज बनते हैं, वहां पर भी आपके धोने का सोडे का उपयोग होता है। और क्या होता है, बोरेक्स और उच्च यौगिकों के निर्माण में करते हैं। और आप जानते हैं कपड़ा और सफाई के लिए, जैसे और भी नॉर्मल चीज, मतलब सफाई के लिए आप कर सकते हैं धोने के सोडे का उपयोग। कपड़ा तो आप धुलते ही हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी में होता है। और किस लिए होता है धोने के सोडे का उपयोग, और होता है यहाँ पर जो पानी की कठोरता को कम करने के लिए। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे और लिख लिए होंगे आप, और आप लिख लिए होंगे। तो आप एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे। ये बस पेरिस के स्पेलिंग सही हो। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? अरे वही जो हड्डी टूटने पर प्लास्टर लगता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, आइए हम इसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लिखेंगे POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट फॉर्म में, को जिप्सम से, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। जिप्सम से बनाया जाता है।
आप पूछेंगे भैया जिप्सम से कैसे बनता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो इसका कुछ पानी का भाग उड़ जाता है और बचता क्या है, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। तो उसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का सूत्र यह है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। क्या होता है, जब इसके परिभाषा में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं इस तरीके से, जब जिप्सम को दो सौ तिहत्तर केल्विन यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं आप यहाँ पर लिखिए 273 केल्विन या 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेटा, क्योंकि यहाँ हाफ है या 1/2 है, जिसे हेमीहाइड्रेटा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है। इसका असली नाम यानी इसे विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हम अगर विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की भाषा को ही हम असली नाम कहेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटा है, क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटा। उम्मीद है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत सबसे जरूरी जो चीज है, इसकी खासियत क्या होती है आप जानते हैं। इसकी खासियत होती है दोस्तों, इसे यह एक पाउडर के रूप में होता है। सबसे पहले यह जो होता है मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो इसे जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से कुछ जल के अणु उड़ जाते हैं तो यह पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। जब पाउडर के फॉर्म में हो जाता है तो इसमें जब पानी मिलाते हैं तो यह फिर से कठोर हो जाता है। पहले तो यह लिक्विड होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। तो दोस्तों इसका जो सबसे मतलब कि खासियत जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है कि इसे जब हम यह पाउडर के रूप में होता है और इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो यह कठोर हो जाता है। इसी से यह कई चीजों में उपयोग होता है और बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसकी खासियत आप लिख लीजिए, ठीक है। यह एक सबसे पहले आप लिखेंगे यह पाउडर के फॉर्म में
पानी मिलाने पर तो इसकी खासियत है यह पाउडर के रूप में होता है और इसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं यह ठोस रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इससे यह बहुत ज्यादा उपयोग में हो जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका उपयोग लिखाते हैं। इसके बाद आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके उपयोग के बारे में बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है टूटी हड्डियों को सही जगह बनाने के लिए। मतलब कि डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर जो चढ़ाते हैं टूटी हड्डियों को सही जगह बैठाने के लिए इसका उपयोग होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, टूटी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिखी हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में। पहली चीज क्या है, टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने के लिए जो डॉक्टर हाथ हो टूटने पर प्लास्टर लगाते हैं वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और क्या होता है, सजावट के लिए, सजावट में दीवार पर जो करते हैं पुताई वगैरह, मतलब उसमें भी अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का करवाना चाहें तो दीवार पर जो है चिकनी सतह बनाने के लिए, और मूर्ति पर भी वही सेम चीज, मूर्ति को चिकना बनाने के लिए, और फुटबॉल व क्रिकेट के पिच पर निशान लगाने के लिए, यानी जो पाउडर होता है उस पे फुटबॉल व क्रिकेट के पिच पर निशान लगाते हैं। तो यह 3 चीजें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ होता है जिस डॉक्टरी में। सबसे ज्यादा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का डॉक्टर करते हैं। जैसे कि आपकी हड्डी या फिर हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसे प्लास्टर लगाया जाता है, तो वह
हड्डी को सही जगह स्थिर करने के लिए होता है। और क्या होता है, और होता है दीवार को चिकना बनाने के लिए, मूर्ति को चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं यह पाउडर होता है और इसमें पानी डालने पर यह ठोस में बदल जाता है, इसलिए इसे आसानी से किसी भी सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और क्या होता है, और तीसरा नंबर यहाँ पर है फुटबॉल व और तीसरा नंबर यहाँ पर है फिर फुटबॉल व क्रिकेट की पिच पर निशान लगाने के लिए। और क्या है, और तीसरा नंबर यहाँ पर है फुटबॉल व क्रिकेट की पिच पर निशान लगाने के लिए। जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक चूने से जो निशान बना होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कभी कभी उम्मीद करता हूँ दोस्त आप ये इस सेशन को पूरा देखे होंगे और आपको पूरा समझ में आया होगा।